हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 002 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम बात करेंगे यथार्थवाद की, आप सभी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आप सभी के एग्जाम में आप सभी को अपने एमपीएस 002 का जो आपका पेपर 29 अगस्त को है, तो ये आप सभी को पक्का देखने को मिलेगा। एक जो पहला आपका क्वेश्चन पेपर का पार्ट होगा उसके अंदर 1 से लेकर 3 क्वेश्चन में या तो आपको यथार्थवाद, या तो आपको नव यथार्थवाद, या फिर आपको निर्भरता, या फिर मार्क्सवादी सिद्धांत, ये पक्का देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिटेल से पहले ये समझेंगे यथार्थवाद क्या है। यथार्थवाद को लेकर 3 वीडियो आएगी, जिसमें एक इसकी आलोचना होगी, एक वीडियो ये होगी जिसमें हम यथार्थवाद को अच्छे तरीके से समझेंगे और हंस जे मार्गेनथाउ के विचार आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर पूरी की पूरी यथार्थवादी विचारधारा टिकी है। और इसके अलावा नई यथार्थवाद जो विचारधारा है उसके बारे में हम अलग से अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यथार्थवादी अवधारणा जो है वो कब पॉपुलर ज्यादा हुई, वो 20वीं शताब्दी में दूसरे विश्व युद्ध के बाद आदर्शवादी विचारधारा के विरुद्ध में पॉपुलर हुई। ये मैंने एक वीडियो आप सभी के लिए ऑलरेडी बनाई है जिसमें मैंने आदर्शवाद और यथार्थवाद में अंतर बताया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आदर्शवाद के बाद ही यथार्थवाद आएगा, यथार्थवाद के बाद ही आप सभी का नव यथार्थवाद आएगा। आप सोचोगे कि मैं यथार्थवाद छोड़कर मैं नव यथार्थवाद डायरेक्टली याद कर लूं, तो वो आपसे नहीं होगा, आप अपना समय बर्बाद करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए सीक्वेंस वाइज आप सभी को चीजें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, और उसी सिस्टमेटिक वे में आप सभी को इसको समझते हुए चलना है। तो आदर्शवादी विचारधारा अवधारणा किसके किसके अगेंस्ट में है? आदर्शवादी विचारधारा के अगेंस्ट में कौन सी है? तो यथार्थवादी विचारधारा है। इसका मानना है, देखो, आदर्शवादी विचारधारा और यथार्थवादी दोनों विचारधारा अलग अलग है। आदर्शवादी विचारधारा कहती है कि जो मानव स्वभाव है वो संयोगपूर्ण है, और वही यथार्थवादी विचारधारा कहते हैं कि मानव स्वभाव ही दोषपूर्ण है, मानव स्वभाव ही दोषपूर्ण है। और यथार्थवाद कहती है कि विश्व में अगर हम देखें तो विश्व राजनीति एक ऐसी राजनीति है जो कभी खत्म ना होने वाली है। यानी विश्व में हर एक देश क्या करता है, अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करता है, और हर एक देश लगातार इसी प्रयास में लगा रहता है कि किस तरीके से वे अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना सकता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी कहते हो, तो आपके पास में यूट्यूब का एक ऑप्शन होता है, आप स्पीड स्लो कर सकते हो, आप उससे देख सकते हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े लेक्चर होते हैं। अगर मैं आप लोगों को मैं एक एक घंटे में समझाने लग जाऊंगा तो आपका भी समय ज्यादा बर्बाद होगा और आप सीखोगे उतने। तो आप जिस भी हिसाब से सीख सकते हो, बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं अच्छे तरीके से आपके सामने क्लियर करता हूँ। तो यथार्थवादी विचारधारा कब उत्पन्न हुई? 20वीं शताब्दी में। वैसे तो यथार्थवादी का सबसे पहले उल्लेख जो है हमें कहाँ मिलता है, तो ध्यान रखना है, थ्यूसिडाइडस नामक एक विद्वान थे। उन्होंने एक युद्ध का वर्णन किया था जिसका नाम था पेलोपोनेशिया युद्ध जो है। उस युद्ध के अंदर उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले रियलिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इसके बाद में चीन के विद्वान है संजू, उन्होंने द वॉर आर्ट इस बुक के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। इसके अलावा यथार्थवाद को हमारे भारतीय विद्वान कौटिल्य जो थे अर्थशास्त्र में, उन्होंने इनके बारे में बताया। इसके अलावा हॉब्स ने, अलग अलग विद्वानों ने, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर विचारधारा किसकी रही, तो हंस जे मार्गेनथाउ की विचारधारा रही। उन्होंने बताया कि मानव का स्वभाव ही कैसा है, दोषपूर्ण है, और यथार्थवाद यानी विश्व राजनीति एक ऐसी स्थिति है जो विश्व में संघर्ष एक ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होगी, और इसका मेन रीजन है मानव का स्वभाव। ह्यूमन का जो स्वभाव है, ह्यूमन का जो नेचर है वही दोषपूर्ण है, और ह्यूमन के नेचर के दोषपूर्ण होने के कारण ही ये युद्ध जो है वो होते हैं। ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में आप सभी को ध्यान रखना है कि यथार्थवाद का यह भी मानना है कि विश्व राजनीति कभी खत्म ना होने वाली राजनीतिक संघर्ष या शक्ति है, क्योंकि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, और इसका स्वभाव शुरू से ही कैसा रहा है? स्वार्थी रहा है। मनुष्य हमेशा चाहता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अपना नियंत्रण रखे, जैसा कि मैंने आदर्शवादी और जो यथार्थवादी विचारधारा वाली जो वीडियो थी उस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। अब हम बात करेंगे कि भाई
यथार्थवादी या हर एक मनुष्य जो है वो क्या करता है, अपने स्वार्थों को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है। इसके लिए वो लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाता है और भविष्य की कल्पना ना कर वर्तमान समय में यथार्थवादी सिद्धांत के बारे में एक बात और ध्यान रखना है आपको कि यथार्थवादी सिद्धांत जो है वो भविष्य के नहीं बल्कि वर्तमान समय में वास्तविकता पर जोर देने की बात करती है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये वर्तमान समय पर जो है ध्यान रखने की बात करती है। ध्यान ऐसे नहीं होगा, ये ध्यान ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मनुष्य का स्वभाव जो है बदलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। मनुष्य जैसा था वैसा ही है। मनुष्य हमेशा से ही ऐसा चाहता है कि दुनिया से ज्यादा ताकतवर बनूं। जैसे फीमेल्स है वो हमेशा ही चाहती है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखूं, मैं अच्छी दिखूं, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से मनुष्य मेल जो है वो भी चाहता है कि मैं दुनिया में सबसे ताकतवर रहूं, सबसे ज्यादा मस्कुलर रहूं, सबसे ज्यादा बॉडी मेरी बनी रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं। इसके अलावा यथार्थवादी जो सिद्धांत है वो हंस जे मार्गेनथाउ इनके विचार के ऊपर ही डिपेंड है। और हंस जे मार्गेनथाउ जो है इनका जन्म 1904 में कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में हुआ था। लेकिन ये हिटलर की तानाशाही से परेशान होकर अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। और वहां पर उन्होंने क्या किया कि भाई पढ़ने और पढ़ाने का काम दोनों ही शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। पॉलिटिक्स अमंग द नेशन ये बुक्स इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी आप ऐसे ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो चीजों को हाईलाइट करने के लिए। तथा ये यथार्थवाद पर लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक है। और सबसे पुरानी का मतलब ऐसे तो संजू और इसके अलावा उसकी, लेकिन आधुनिक समय में सबसे पॉपुलर है। ये आप सबसे पुरानी नहीं कहोगे, सबसे पॉपुलर कहोगे, आप सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहोगे। इस बुक के अंदर शक्ति संघर्ष राष्ट्रहित इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अलावा मार्गेनथाउ के जो विचार हैं आगे चलकर एक और यथार्थवादी सिद्धांत शास्त्री हैं जिनका नाम है E.H. कॉर। इन्होंने आगे बढ़ाया। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द 20 ईयर क्राइसिस। इसमें इन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन की आलोचना की है और साथ ही साथ मार्गेनथाउ के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को आधार बनाया और उन्हें और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अगर हम बात करें यथार्थवादी सिद्धांत वैसे तो 3 बातों के ऊपर निर्भर है। पहला राष्ट्रहित, दूसरा शक्ति और तीसरा है स्वतंत्र विदेश नीति। वैसे ये दोनों के अंदर ये सारी बातें आ जाती है अगर आप ये दोनों अच्छे तरीके से देखोगे, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। राष्ट्रहित का मतलब यह है, मार्गेनथाउ का कहना था कि कोई भी देश अपने राष्ट्रहित से समझौता नहीं करता। राष्ट्रहित हर देश के लिए सबसे ऊपर होता है। कोई भी राष्ट्र की सरकार किसी भी ऐसे देश से अपने संबंध स्थापित नहीं करती कि वो देश उससे अपना गुलाम बना ले। हर एक राष्ट्र किसी देश से संबंध बनाने के पीछे एक कारण होता है, वो है उसका राष्ट्रहित। अगर किसी देश ने अपने राष्ट्रहित का गलत अंदाजा लगा लिया तो उस देश की विदेश नीति भी कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका का वियतनाम युद्ध से कोई लाभ नहीं था, फिर भी अमेरिका सोवियत संघ को रोकने के लिए सोवियत संघ के खेमे में ना जाए ये सोचने के लिए वियतनाम युद्ध में कूदा और उसके अंदर उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, हजारों की संख्या में सैनिक मरे। तो ये जान माल दोनों की हानि इसके अंदर हुई थी। हर एक देश हम देखेंगे राष्ट्रहित हर देश के अलग अलग होते हैं। कोई अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को ध्यान में रखता है, कोई ऐसा सोचता है कि हमें दूसरे देशों से ऐसे संबंध बनाने जिससे हमारी विदेश नीति अच्छी रहे। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या कहते हैं, कई बार हम ऐसे देखते हैं कि कई देशों के अंदर जो देश के जो अमीर होते हैं क्योंकि वही देश की पूरी व्यवस्था पर कंट्रोल रखते हैं, तो ज्यादातर विदेश नीति अमीरी को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और किसी भी देश के राष्ट्रहित का अगर हम किसी भी देश के राष्ट्रहित को जान लें तो हम उस देश के भविष्य के बारे में, किस प्रकार का उसका भविष्य रहेगा, इसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई श्रीलंका की बात करूं वर्तमान समय में, तो श्रीलंका ने अपने राष्ट्रहित का गलत अंदाजा लगाया। चीन से अत्यधिक उसने ऋण लिया और चीन से अत्यधिक ऋण लेने की वजह से चीन के ये चंगुल में फंस गया। आज ये देश पूरी तरीके से क्या हो चुका है, ऋण चक्कर में फंस चुका है और चीन इस पे पूरी तरीके से इस पे कंट्रोल करता जा रहा है। तो इसने अपने राष्ट्रहित का गलत अंदाजा ले लिया और हमने अगर विदेश नीति को इसकी समझ लिया कि चीन से ज्यादा इस नजदीकियां बढ़ा रहा था, तो साथ ही साथ हम इसकी विदेश नीति भी समझ गए थे। अगली बात करेंगे शक्ति की। तो हर एक देश क्या करता है, अपनी शक्ति को बढ़ाता है और ये शक्ति कई तरीके से होती है, ध्यान रखना है। शक्ति एक तो आर्थिक शक्ति हो सकती है, ये अपने आप को पैसे के रूप में मदद कर बढ़ा रहा है। कई बार सैनिक रूप से हो सकता है और कई बार ये तकनीकी रूप से भी हो सकता है, तकनीकी रूप से। तो शक्ति के कई आयाम है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। शक्ति के कई आयाम है और शक्ति जो है हमेशा हथियारों की होड़ को लेकर ही ज्यादातर देश समझते हैं। मार्गेनथाउ जी का कहना था कि मनुष्य जो है
एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर नियंत्रण करना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है और शक्ति का कोई एक ही केंद्र नहीं होता। ध्यान रखना है, शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं होता। अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी में, तो 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन एक ऐसा देश था, 18वीं शताब्दी में भी ब्रिटेन एक ऐसा देश था, लेकिन 19वीं शताब्दी में जर्मनी एक महाशक्ति बन के उभरा। इसके बाद में आगे देखेंगे फ्रांस एक महाशक्ति बनकर उभरा और आगे चलकर आप सभी को ध्यान रखना है कि 20वीं शताब्दी में बात करें और 21वीं शताब्दी में, तो 21वीं शताब्दी में अब तो चीन एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है, भारत एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है, लेकिन 20वीं शताब्दी में अभी भी वर्तमान समय में भी अमेरिका एक महाशक्ति है। तो शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं होता, ये आप सभी को ध्यान रखना है। मार्गेनथाउ के 6 सिद्धांत है, 6 प्रिंसिपल्स है, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहला पॉइंट आपको यहाँ से नहीं करना है, पहला पॉइंट आपको यहाँ से करना है। सबसे पहला बात, आपको ये पॉइंट डायरेक्टली इसको एज इट इज नोट करना है और इसको लिखना है। राजनीति पर कानून का वर्चस्व होता है, यानी किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है उस पे जैसे कानून होंगे उसी हिसाब से उस देश की राजनीतिक व्यवस्था चलेगी। कानून की जड़ें मनुष्य के स्वभाव में होती है। मनुष्य, हर देश के जो कानून होते हैं वो अलग अलग होते हैं और मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार, मनुष्य के स्वभाव के अनुसार कानून बनाया जाता है। इसीलिए मनुष्य अपने अनुसार कानूनों का निर्माण करता है। जैसे जो चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दूसरे देशों में देखोगे तो आपसे अलग शासन व्यवस्था है, तो वहां की व्यवस्था अलग है। हम बात करेंगे यथार्थवाद की, तो यथार्थवाद मूल रूप से राष्ट्रहित और शक्ति के लिए संघर्ष पर आधारित है। दूसरा पॉइंट ये तो आपका क्लियर होना चाहिए कि यथार्थवाद का मूल रूप से हम देखें तो ये राष्ट्रहित और शक्ति के लिए संघर्ष है, जैसा कि हमने पहले बात किया। तीसरा बात, राष्ट्रहित क्या है? समय के अनुसार बदलते रहते हैं, इसीलिए मनुष्य की शक्ति, मनुष्य को हमेशा क्या करनी चाहिए? अपने शक्ति को बढ़ाना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए? हमेशा अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। और चौथा पॉइंट जो है कि नैतिक नियम राज्य को नहीं मानने चाहिए। राज्य किसी भी नैतिक नियमों को नहीं मानना चाहिए। राज्य को अपनी शक्ति, ये यथार्थवाद का कहना है कि राज्य अगर अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है तो अपने आप को सीधा डायरेक्टली शक्तिशाली बनाए और वो किसी के कंट्रोल में ना आए, डायरेक्टली अपने आप को पावरफुल बनाए। राज्य को किसी नैतिक नियमों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर आप नैतिक नियमों को मानोगे दूसरे देश तो नहीं मानेंगे। आप सोचोगे युद्ध के नियमों को मानते हैं, दूसरे देश युद्ध के नियमों को थोड़ी मानते। उनका तो एकमात्र उद्देश्य है कि वो आपको हरा दे और वो खुद जीत जाए। तो इसीलिए आप सभी को ये पॉइंट भी याद रखना है। 5th पॉइंट, यथार्थवाद किसी भी देश के नैतिक मूल्यों की साझी पहचान को स्वीकार नहीं करता। यथार्थवाद जो है किसी भी देश की मूल्यों को और साझी पहचान को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है शक्ति एकमात्र पहचान है, अगर आपके पास शक्ति है तो पूरी दुनिया में आप पहचाने जाओगे। अगला है राजनीतिक यथार्थवाद, राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र विश्वास रखता है। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। अब हम बात करेंगे यथार्थवाद की कुछ मान्यताओं के बारे में, लेकिन ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। कई बार ओनली यथार्थवाद आपके शॉर्ट नोट में लिखा आ सकता है, तो उसमें क्या पॉइंट्स आपको डालने होंगे, या फिर आपको कोई क्वेश्चन समझना है, हंस जे मार्गेनथाउ के बारे में नहीं बताया गया है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने में यथार्थवादी मान्यताओं का वर्णन करें, तो आपको ये क्वेश्चन लिखना होगा और ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि हमने पिछली जो ये वीडियो थी इस वीडियो में सिर्फ हमने हंस जे मार्गेनथाउ के बारे में बात करी डिटेल से, और अब हम यथार्थवाद की मान्यताओं के बारे में अगली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं मैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।